तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। क्यों? तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगी। तुम्हारा भाई? उसे हार का ट्रेन कर रहा है। तुम्हें पता है, शिवराज को माँ ने भी लताड़ा। माँ मतलब रानी? रानी अमृता, दूसरी रानी। तुम्हें नहीं लगता उनको मुझे मारना था? पता नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है मुझे तुमसे दोस्ती करनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे करेंगे? ट्रेनिंग करके। करण ने कुछ नहीं कहा और ट्रेनिंग करने लगा। उसकी स्पीड और पावर देखकर शीना को बार बार लगता कि उसके पास योगिक शक्तियां हैं। करण नॉर्मल आदमी से ज्यादा वजन उठाकर दौड़ लगा रहा था और शीना देख रही थी। सेरेमनी में क्या होता है? तुमने तो हर साल देखा होगा। हर बार अलग अलग होती है। पिछली बार जंगल भेजा गया था सबको। इस बार सुना है योगिक शक्तियों पर टेस्ट होगा। पर नाजायज के पास तो योगिक शक्तियां हैं ही नहीं। मुझे नहीं पता। शीना के जाने के बाद करण वहां खड़े अर्जुन को कोसता रहा। क्या अर्जुन, इतना अन्याय! तुम चले गए लेकिन ये सब छोड़ गए। अगले दिन करण की मुलाकात और लोगों से हुई। दमन, हंसा और जोरम तीनों नाजायज थे, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि करण ने उन्हें देखते ही सोच लिया कि ये तो मुखिया बनने से रहे। करण अगले दिन भी ट्रेनिंग करता रहा। शीना उसके साथ ही थी जब उन्होंने एक आवाज सुनी। पिता आ गए। करण सर, वो बड़े सर आ गए हैं, हमें उनसे मिलने जाना होगा। जब करण वहां पहुंचा तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक के बाद एक गाड़ियां सामने लगी थीं। किसी फिल्म स्टार की तरह विशाल माहेश्वरी अपनी गाड़ी से उतरे। उनके पीछे काले सूट में 100 लोग हाथों में तरह तरह के हथियार लेकर उतर रहे थे। सुनहरे कोट और पैंट में विशाल माहेश्वरी की फ्रेंच कट दाढ़ी थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। हर कोई उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा था और उनके ठीक सामने थी 2 खूबसूरत औरतें, रानी अमृता और रानी तनुजा। उनका टीका होने के बाद सब अंदर चले गए। उनके पीछे उनके 100 बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। तो ये हैं विशाल माहेश्वरी, अर्जुन के वंश के अभी के राजा। कुछ देर में करण शीना के साथ महल के सबसे बड़े कमरे में था। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। विशाल माहेश्वरी, उनके छोटे भाई और उन सबकी रानियां बच्चों के साथ बैठी थी। सबसे पीछे की तरफ नाजायज बच्चे बैठे थे। करण ने शीना का साथ छोड़ा था और एक लड़के के पास बैठ गया था जो कि नाजायज था। स्वागत है महान अर्जुन, महान पांडव के वंश के हम आज भी कलयुग से लड़ रहे हैं। आप सब भगवान कृष्ण की दया से अर्जुन के वंश में जन्मे हैं। अब आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पृथ्वी पर पैदा होने का दायित्व पूरा करना है। ये सेरेमनी हर 12 साल में होती है और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। बाकी सबको तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नौजवान, तुम कौन हो? करण ने देखा विशाल की उंगली उसके ऊपर है। मैं प्रयागराज से ईश्वर माहेश्वरी का बेटा करण माहेश्वरी। ईश्वर माहेश्वरी के नाम पर विशाल के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। करण को ये देखकर थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो उसे पी गया। करण की आंखें लगातार विशाल माहेश्वरी को देख रही थी और तभी विशाल माहेश्वरी ने बोलना चालू किया। मैं 3 साल से बाहर था, कलयुग की काली शक्तियों से लड़ते हुए, और फिर आज के दिन आया हूँ और मेरे साथ एक खास इंसान है। इंसान कहना तो उन्हें गलत होगा। करण की नजर तुरंत विशाल के पड़ोस में बैठे एक आदमी पर गई, जिसके सिर पर एक डिवाइस लगा हुआ था। उसकी एक आंख रोबोटिक थी। मैं चाहता हूँ वो खुद ही बोले। प्यारे बच्चों, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है लोचन और मैं लाल इमारत का मुखिया काली इमारत। अचानक से सबके बीच सन्नाटा छा गया। लाल इमारत मतलब आप योगिक गुरु लोचन हैं? करण की खुद की सांसें भारी हो गई। उसने बचपन से ये कहानी सुनी थी। कलयुग के आने के बाद परीक्षित ने दुनिया को बचाने के लिए 4 इमारतें बनवाई थी। चारों के रंग अलग अलग थे, लाल, नीली, हरी और सफेद। वो इमारत क्या, टावर थे जो भारत को चारों कोनों से घेरे थे और उसकी रक्षा करते थे। लेकिन अभी 300 साल पहले एक और टावर सामने आया था। भोपाल के बीच में, ठीक भारत के बीचों बीच। हर टावर की रक्षा एक योगिक गुरु करते थे, जिनका काम था माहेश्वरी वंश के राजा के साथ मिलकर कलयुग की शक्तियों को रोकना। कर्ण, कर्ण, कर्ण! जी। तुम ठीक हो?
करण ने देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। एक पल को वो कहीं खो गया था और उसे लोचन के मुंह से सुनाई दे रहा था कि वो उसे कर्ण कह रहे थे। कर्ण मन में सोचने लगा था कि क्या लोचन समझ रहे हैं कि वो असल में कर्ण का पुनर्जन्म है। मैंने आज एक बात सुनी। जी क्या? अमृता के बेटे शिवराज ने तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बेइज्जती की। वो तो सॉर्ट हो गया। हाँ, तुम जीत गए। अगर मैं हार भी जाता तब भी मेरे मन में कोई मैल नहीं रहता। मैं सम्मान बचाने के लिए लड़ रहा था और हार गया, बस बात खत्म। मैच्योर शिवराज। हाँ पिताजी, तुम हार गए और तुमने करण से माफी भी नहीं मांगी। जी। तुम एक माहेश्वरी हो, पांडवों के वंशज। अर्जुन का खून तुम्हारी रगों में बहता है और उसके बाद भी ये सुलूक। जी सॉरी करण। चलो, ये हुआ। करण, मैं तुम्हारे पिता से नहीं मिला। वो गांव में रहते हैं। तुमने अपनी ट्रेनिंग उनसे ली है? थोड़ी, और थोड़ी खुद से। बढ़िया। लोचन जी, इस बार की सेरेमनी मजेदार होगी लग रहा है। तो ठीक है, आप सबको पता है कि हम साथ में क्यों बैठे हैं। मैं अभी सेरेमनी के बारे में आप सबको बताऊंगा। हर 12 साल में ये सेरेमनी होती है अर्जुन के वंश का अगला मुखिया चुनने के लिए। मुखिया होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी देख रेख करूं। इस बार वैसे भी मेरे खुद के 3 बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन मैंने हमेशा से माना है कि यह सेरेमनी पक्षपात करती है, क्योंकि नाजायज बच्चों को शुरुआत से वैसी ट्रेनिंग नहीं मिलती जैसी जायज बच्चों को मिलती है। उनके पास ना तो असली तलवारें होती हैं और ना ही यौगिक शक्ति। ऐसे में सबको पता है कि कौन जीतेगा। इसी वजह से कोई भी नाजायज आज तक मुखिया नहीं बना है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हम 21st सेंचुरी में हैं। हमें मॉडर्न होने की जरूरत है। इसलिए एक्सक्लूसिव ना होकर मैंने बाहर की मदद लेना ठीक समझा, और इसीलिए मैं लोचन यहाँ पर हूँ। बच्चों, विशाल ने बहुत लंबी स्पीच दे दी, लेकिन अब ध्यान से सुनो। अब से 4 दिन में ये सेरेमनी शुरू होगी और मैं अपनी शक्तियों से, जिसे आजकल के लोग जादू कहते हैं, उसकी मदद से इस जंगल में एक मेज बनाऊंगा, एक पहेली। तुम सब उस पहेली में अलग अलग दिशा से घुसोगे। अंदर हमारी सभ्यता के सबसे खूंखार हथियारे और राक्षस मिलेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, वो तुम्हारी जान नहीं लेंगे, लेकिन होंगे असली। मतलब अगर किसी राक्षस ने तुम्हारा पैर काट लिया तो जब तक तुम पहेली में रहोगे तुम्हारा पैर कटा रहेगा। दर्द भी उतना होगा, लेकिन पहेली के खत्म होते ही तुम ठीक हो जाओगे। अब सुनो, करना क्या है। अंदर घुसकर जाल, धोखे और हथियारों से बचते हुए तुम्हें पहेली के बीच में पहुंचना है, जहां मिलेगा कलयुग।